तो भाई डाइवोर्स हम लोग पढ़ चुके थे पार्ट वन। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से डाइवोर्स वगैरह क्या होता है, क्या उसके लॉजिक हैं, थ्योरीज पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हम लोग को फोकस करना था कि भाई क्रिश्चियनिटी में और दूसरे केसेस में या एज पर लॉज ये क्या होता है। तो ये डाइवोर्स पार्ट टू हो गया। ओके, तो लास्ट वाले को डाइवोर्स पार्ट वन, दिस इज डाइवोर्स पार्ट टू। सो 1964 में आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी जो थे। अब सर ये आर्क बिशप कौन होते हैं? जैसे हिंदू धर्म में संत महात्मा महंत लोग होते हैं ना, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, इनके आर्क बिशप होते हैं। ओके, इन्होंने कमेटी अपॉइंट की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर मॉर्टिमर बिशप ऑफ एक्सेटर टू लुक इनटू द मैटर कि भाई अगर डाइवोर्स वगैरह हो, मैरिज का ब्रेकडाउन हो, तो हिसाब किताब क्या होगा। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में रेकमेंड किया कि ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज शुड बी द सोल ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, रिप्लेसिंग द फॉल्ट ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स। कहने का मतलब जो फॉल्ट थ्योरी और गिल्ट थ्योरी थी, हम इन सबको नहीं देखेंगे। बस डाइवोर्स है तो बस डाइवोर्स है, उसमें आगे फिर इफ और बट की बात नहीं है। आप कोई भी थ्योरी बनाइए, कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी बोलते रहिए। गॉट इट क्लियर? एक बार जब दो लोग अलग ही रहना चाहते हैं, साथ में नहीं रहना चाहते, तो आप वहां पे कोई थ्योरी वगैरह अप्लाई मत करिए। ये कहानी समझ में आ गई? और ऐसा हमने लास्ट पढ़ा भी था। पकड़े में बात गई। सो कमेटी ने बोला कि ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का मतलब मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप जो था वो फेल हो गया, और इन सर्कमस्टांसेस में हम कोई भी कंफर्ट और सपोर्ट किसी को नहीं देंगे, ना किसी को एडवांटेज ना किसी को डिसएडवांटेज। तो ये जो 1964 का आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ इन तीन थ्योरीज को, जिनको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एज गिल्ट थ्योरी, फॉल्ट थ्योरी, इररिट्रीवेबल थ्योरी, इनका आप बोल सकते हैं कि इनको सेट असाइड कर दिया इसने। हाँ, थोड़ी सी बात ये यहाँ पे कॉमन है। इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी क्या बोलती है कि भाई जब डाइवोर्स है, जब अलग रहना है, तो हमको उसमें कोई फॉल्ट वगैरह नहीं देखनी। इसी चीज को जनरली आर्क बिशप साहब ने थोड़ा सा सर्टिफाइड टाइप कर दिया था। समझ में आ गई बात? हाँ, अभी उसमें हम आगे आएंगे, तो यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए भाई। सो मैट्रिमोनियल कॉजेज एक्ट 1959 में बना। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। सर कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्यों बोलते हैं? जैसे इंडिया को रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कॉमनवेल्थ क्यों बोलते हैं? मेरे को नहीं पता कॉमनवेल्थ क्यों बोलते हैं, मैं ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूं। बट मेरे को एक आइडिया है जिसकी वजह से इसको कॉमनवेल्थ क्यों बोला जाता है। जैसे हमारे कंट्री में क्या होता है कि भाई अगर रूलिंग पार्टी है तो वो एक ही है, सारे रूल्स वही बनाती है। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में ऑपोजिशन को भी थोड़े राइट्स दिए जाते हों, वो भी कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस कॉमनली ले पाते हों, शायद इस वजह से कॉमनवेल्थ बोलते होंगे। इफ अ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूनल राइट्स इज नॉट कंप्लाइड विद फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, देन ईदर पार्टी में सीक डाइवोर्स। कहने का मतलब, रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। रीस्टोर करना। व्हाट? रीस्टोर। मतलब दो लोग अलग रह रहे थे, कोर्ट ने, किसी ने भी एक्स वाई जेड पार्टी ने एफर्ट ही नहीं किया कि इनकी शादी को बचाया जा सके, या आपस में ही, कॉन्जुगल राइट्स का मतलब तो सबको पता है, गॉट इट क्लियर, इन्होंने राइट्स परफॉर्म किए ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर हक जताया ही नहीं, और अगर 1 साल तक ये अलग रह रहे थे और कोई भी एफर्ट, कोशिश नहीं की गई इनके रिश्ते को रिस्टोर करने के लिए, तब ये डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई बात तो वही हो गई ना, यहां पे अप्लाई करने के बाद 1 साल अलग रहना है, और वहां बोला गया कि अगर 1 साल अलग रह रहे हैं और उस बीच कोशिशें नहीं की गई शादी को फिर से रिस्टोर कराने के लिए, तो इन दैट केस डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। आपका गॉट इट? पीपल इन द हॉट सीट गॉट इट? यस सर। चलिए। सो डाइवोर्स कुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द ग्राउंड दैट पार्टीज हैव नॉट रिज्यूम कोहैबिटेशन, साथ साथ इन्होंने रहना स्टार्ट नहीं किया, तो ये डाइवोर्स का एक वैलिड ग्राउंड है। तो सर मान लीजिए, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर मान लीजिए किसी का हस्बैंड 4 साल से विदेश में नौकरी कर रहा है। अरे विदेश में नौकरी कर रहा है सर, आया ही नहीं, नो कंज्यूनल राइट्स परफॉर्म, कोहेबिशन साथ साथ रह ही नहीं रहे, फोन पे बात हो रही है ना, और बच्चे ठीक हैं, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है, खर्चा पानी भेज रहा है, माना जाता है मॉडर्न जमाने में इट इज व्हाट, कोई बताओ, आने की कोई जरूरत नहीं है, सास ससुर है यहाँ पे, परिवार मजे में चल रहा है, आओगे 2 रोटी और बनानी पड़ेगी एक्स्ट्रा, किचन में काम करना, पैसा भेजते रहना टाइम पे बस। तो मॉडर्न थ्योरी ये बोलती है कोहेबिशन का मतलब कि हस्बैंड वाइफ को खर्चे भेज रहा है, तो ये भी कोहेबिशन माना जाता है। पारसी और हिंदू मैरिज एक्ट इसके ऊपर क्या ज्ञान देते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट एंड हिंदू मैरिज एक्ट एंड स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सेज व्हाट?
इट सेज कि भाई यहां पे भी माना यही जाएगा कि अगर कोएबिशन नहीं है, रेस्टोरेशन नहीं है, हस्बैंड वाइफ अलग से रह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है, या लड़ाई झगड़ा हाथापाई से नहीं चल रहा बट बातचीत नहीं हो रही, तो किस तरह का कोएबिशन? तो दिस कुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। समझ में आ गया? तो अडल्ट्री, और हमने पढ़ा था डेसर्शन एंड क्रुएल्टी, वो तो है ही है, बट अगर अलग अलग रह रहे हैं और आपस में बातचीत भी नहीं है तो कोहेबिशन भी नहीं हो पा रहा है। ओके, सुनाई पड़ी बात बच्चों? यस 1960 सर। में इंग्लिश लॉ में डाइवोर्स के बारे में कुछ अलग बोला गया। द एजिटेशन प्रोड्यूस्ड अ रैपिड रिस्पॉन्स इन इंडिया ऑल्सो। तो 1964 में हमारे 1955 वाले एक्ट को, हिंदू मैरिज एक्ट को अमेंड किया गया, और यहां पे लाया गया कौन सा प्रिंसिपल? ब्रेकडाउन प्रिंसिपल, जो ऑस्ट्रेलियन मैट्रिमोनियल कॉजेज एक्ट में चलता था। और ब्रेकडाउन प्रिंसिपल भी यही बोलता था कि भाई शादी के बाद अगर ये अलग रहना चाहते हैं, कोई कॉज नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, बस अलग रहना चाहते हैं तो अलग रहिए। इज दैट अंडरस्टूड? और अब आपके मन में एक जवाब और सवाल एज अ स्टूडेंट आ रहा होगा, सर थोड़ा तो जज साहब एफर्ट कर लें, शादी ना टूटे। जज कहेगा चलो मैंने एफर्ट कर लिया, हो सकता है मेरी बात किसी एक पार्टी को थोड़ी प्रेशराइजिंग लग गई, उसने यहां पे प्रेशर ले लिया, एक साथ रहने तो लग गए, 3 में हस्बैंड ने वाइफ का कत्ल कर दिया, तो यहां तो मेरी गलती मानी जाएगी कि भाई हमको जानबूझ के बोला गया था, हम तो बार बार बोल रहे थे हमको अलग कर दो, यही कह रहे थे नहीं साथ में रहे, एक बार देख ले ये वो वगैरह वगैरह। तो लाइफ सेफ्टी के लिए भी भैया अलग ही रहो। So this ground is entirety has not been specified included in Hindu Marriage Act. सुप्रीम कोर्ट का एक काफी फेमस केस है बच्चों, नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली। ये मत पूछेगा सर ये हस्बैंड वाइफ थे, नहीं, कोहली का स्टिकर खरीद के अपने माथे पे चिपका लिए थे, हस्बैंड वाइफ थे। 2006 में स्ट्रांगली रेकमेंड हुआ, इररेट्रीवेबल थ्योरी ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज शुड बी मेड एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। ना कोई क्रुएल्टी थी, ना कोई अडल्ट्री थी, ना कोई डेसर्शन था, बस और कोई वजह रही होगी हम बताना नहीं चाहते भाई, इस वजह से माना जा रहा है कि ये दोनों अलग होना चाहते हैं। तो ये जो इररेट्रीवेबल थ्योरी थी, आज के जमाने में ये बहुत ज्यादा चलती है। ओके, वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड, क्योंकि मान लीजिए अडल्ट्री है किसी पार्टी की तो भाई बेइज्जती होगी सोसाइटी में, कल को उसकी दूसरी शादी ना हो। क्रुएल्टी हो तो पता लगा परिवार में जो और लोग हैं उनकी शादी ना हो, तो इसलिए इस थ्योरी को इंपॉर्टेंस दी गई। अब मेरी बातें समझ में आ रही है? आपका गेटिंग इट? सही, पीपल ऑन द हॉट सीट गेटिंग इट? यस तो सर। इररेट्रीवेबल थ्योरी की औकात इसीलिए बढ़ा दी गई कि भाई किसी के अगेंस्ट भी, मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूं और आप मेरे पेशेंट हैं, मैं बोल दूं कि भाई आपको ये बीमारी है, दवाई लीजिए आप सही हो जाएंगे, पता लगा कोई हार्ट डिजीज है, दूसरे पेशेंट को भी ये बात आपकी मैंने बता दी, वो पूरे मोहल्ले में फैला देगा, समझ में आ गया? तो आपसे सब लोग घृणा करने लग जाएंगे, तो ये गलत चीज हो गई। तो जैसे एक डॉक्टर, एक टीचर, एक क्लाइंट, एक स्टूडेंट की बात किसी दूसरे को नहीं बताते, वैसे एडवोकेट भी अपने क्लाइंट का सीक्रेट दूसरे को नहीं बताएगा। पता लगा ये बात उठ गई कोर्ट में, वन ऑफ द ईदर स्पाउस वाज इम्पोर्टेंट, तो पता लगा सोसाइटी उसको निग्लेक्ट करने लग जाए। अडल्ट्री थी, हो सकता है नहीं रही, वो फर्जी इल्जाम लगाओ, बट हस्बैंड अपने आप को सही प्रूव नहीं कर पाया तो उसकी कल को शादी ना हो पाए। तो दूसरे की जिंदगी ना बर्बाद करें, कम से कम अलग रहना है बिल्कुल अलग रहें। सो शुड बी मेड ऑन द ग्राउंड। तो इंडियन पार्लियामेंट ने मैरिज लॉज अमेंडमेंट बिल 2010 में लाए, द एम ऑफ मेकिंग इररेट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स इन हिंदू मैरिज एक्ट। तो इसको एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं, और हमारा पूरा रिव्यू यही बोलता है 3 चीजें थी जिसकी वजह से मैरिज में डाइवोर्स हो सकता है। पहला अडल्ट्री, दूसरा क्रुएल्टी, और तीसरा डिसर्शन। ये तो मैरिज का सॉलिड ग्राउंड है। और यहां पे बच्चों पता है क्रिमिनल ऑफेंस भी है, आई रिपीट क्रिमिनल ऑफेंस है धोखा देने का। तो अगर अडल्ट्री, क्रुएल्टी और प्रूव हो जाए तो क्रिमिनल ऑफेंस में और चार्जेस मिलेंगे। यहां पे कौन सी थ्योरी चलती है भाई? गिल्ट थ्योरी चलती है। कौन सी? गिल्ट। भाई पर्सन वॉज इन्वॉल्व इन रिलेशन विद समबडी एल्स, यू आर गिल्टी। पर्सन डिड नॉट ट्रीट द वाइफ और वाइफ डिड नॉट ट्रीट द हस्बैंड वेल, यू आर क्रूएल। तुम्हारी सासू माँ और ससुर बड़ा परेशान करते हैं मेरे को, मैं अपने मायके वापस जा रही हूं, ये भी कहीं ना कहीं थोड़े से लेवल की तो क्रूएल्टी है। तो ये गिल्टी प्रूफ कर दिया बहू ने अपने ससुराल वालों को, ये गिल्ट थ्योरी है। आपका बच्चे समझ गए? अदर्स अंडरस्टूड? फिर बोला यस क्या, सर। ज्यादा बात को बढ़ाओ मत, और भी आगे रिश्तेदार हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनके बच्चों की शादी कम से कम हो, पता लग जाएगा बड़े भाई का डाइवोर्स हो चुका था, छोटे भाई की शादी नहीं हो रही है, तो कैसे डाइवोर्स होने लग गए?
म्यूचुअल कंसेंट, थोड़ा सा आप देख रहे होंगे डाइल्यूट होता जा रहा है मामला, ओके। और उसके बाद अब कुछ नहीं, बस अलग रहना है, काम खत्म, कोई बहसबाजी नहीं होगी। कौन सी थ्योरी है? इररेट्रिवेबल थ्योरी ऑफ मैरिज ब्रेकडाउन। इसी थ्योरी को ऑस्ट्रेलिया में और हमारे महामंडलेश्वर साहब, कैंटबरी साहब, इन सब ने काफी प्रमोट किया चिल्ड्रन। और आज हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में भी ज्यादातर क्या 100% यही चलता है, जज बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, पूछते भैया काहे अलग रह रहे हो, खोपड़े में बात गई। तो जो भी डाइवोर्सेस आजकल म्यूचुअल कंसेंट से भी हो रहे हैं, बस ये यू वांट टू लिव अलोन, यू वांट टू लिव अलोन, साथ नहीं रह सकते, कूलिंग पीरियड 6 महीने का अलग लग रही है, फिर बाद में बुलाएंगे वगैरह वगैरह, ओके। ग्राउंड फॉर डाइवोर्स चिल्ड्रन सेम है, यहाँ पे कुछ खास नया आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, बस एक रिविजन है। अलग अलग कानूनों में अलग अलग ग्राउंड फॉर डाइवोर्स है। हाँ इशिता जी पूछिए। एलिमनी तो हर जगह, उससे क्या मतलब है, नाम आपका नहीं खराब होगा, बस घर से तो आपको निकाला ही जाएगा। इज दैट क्लियर? टीचर ने एक एनवलप के अंदर सबकी कॉपियां रख के दे दी और बोला जाओ कोने में बैठ के कॉपी देखकर वापस कर देना। कम नंबर है, ज्यादा नंबर है, कुछ भी है, क्लास में पता नहीं है। अगर सबको बता दिया जाए, गिल्ट थ्योरी समझ में आ गया। हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं के लिए, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट पारसीज के लिए, इंडियन डाइवोर्स एक्ट क्रिश्चियंस के लिए। और मुस्लिम्स का कोडिफाइड लॉ नहीं है, इनका शरिया टेक्स्ट ही चलता है। डिक्री ऑफ कोर्ट इज रिक्वायर्ड, डिक्री मैंने आपको बता दिया था, ये भी एक तरह का कोर्ट ऑर्डर ही होता है। बट बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कोर्ट ऑर्डर में अगर एक पार्टी का एडवांटेज है तो दूसरे के ऊपर पेनल्टी भी लगती है। समझ में आ गया? जैसे कोई इंसान रैश ड्राइविंग के लिए कोर्ट में सम्मानित हुआ है, मतलब उसको सजा सुनाई गई है और 3 महीने के लिए बोला गया तुम्हारा लाइसेंस जब्त हो गया है, तो उसको सजा भी दे दी गई। ड्राइवर था बेचारा, 3 महीने उसकी नौकरी भी चली गई, तो ये कोर्ट का ऑर्डर है। बट जहां पे डैमेजेस सामने वाले पार्टी के ऊपर नेग्लिजिबल है, तो उस ऑर्डर को क्या बोलते हैं? डिग्री। आई विल बी मोर क्लियर ऑन दिस इन कमिंग डेज, नॉट टू वरी। मुस्लिम्स एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि भाई मुस्लिम्स का डाइवोर्स कोर्ट जाके जनरली नहीं होता है, ओके। उन्होंने पहले ही सेटिंग की होती है, जब शादी हुई थी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसी में टर्म्स लिख दिए जाते हैं। हस्बैंड को यहां पे प्रिविलेज दिया गया डाइवोर्स में, ही कैन डाइवोर्स द वाइफ एट हिज विल विदाउट साइटिंग एनी रीजन। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, एज पर इरेट्रिबल थ्योरी, हस्बैंड और वाइफ दोनों को एडवांटेज है भैया नहीं रहना साथ में। बट मुस्लिम्स में एडवांटेज किसको है? हस्बैंड को, मैन को। बट ये एडवांटेज वो जो नया कानून बना है ना ट्रिपल तलाक वाला, उसके हिसाब से खत्म हो गया है। अब ये तलाक 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 नहीं बोल सकते। अर्लियर मुस्लिम वाइफ हैड नो कॉरेस्पॉन्डिंग राइट ऑफ डाइवोर्स, बट जब से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट मुस्लिम जो 1939 में बना, वाइफ भी डाइवोर्स ले सकती है। वो खुला बंद सब याद है आपको? चलिए, हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज एंड डाइवोर्स दोनों लिखा हुआ है, हस्बैंड और वाइफ दोनों केस कर सकते हैं। कब? बता दिया, वही सेम चीजें, अडल्ट्री, क्रुएल्टी एंड डिसर्शन। और चौथी नई चीज क्या ऐड हुई? इंसेनिटी। जबरा फैन हो गया, पहले इंसेनिटी नहीं था, ये बाद में आया है। तो टॉपिक रिवीजन है आपके लिए। पारसीज और क्रिश्चियंस में भी अडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिसर्शन एंड अनसाउंडनेस रिकॉग्नाइज है चिल्ड्रन। तो आप बोल सकते हैं मुस्लिम्स को छोड़ के बाकी सब में इट इज ऑल सेम। लॉजिक समझ में आ गया? सो इंडियन डाइवोर्स एक्ट गवर्न्स क्रिश्चियंस। हस्बैंड फाइल कर सकता है पिटिशन ऑन ग्राउंड ऑफ अडल्ट्री ऑन द पार्ट ऑफ वाइफ, वाइफ कैन ऑल्सो फाइल द पिटिशन। एक ही चीज को बुक का थोड़ा पेज बढ़ाने के लिए 2 बार लिख दिया है। But if the husband is found guilty of rape, of sodomy or bestiality, then the wife can file petition for divorce. सर इसका क्या मतलब हुआ? भाई इसका सिंपल सा मीनिंग है, वाइफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग फिजिकल रिलेशंस विद द हस्बैंड, बट हस्बैंड इज कंपेलिंग हर, सॉरी कंपेलिंग हर। हाँ, तो यहाँ पे वाइफ हस्बैंड के ऊपर रेप का केस लगा सकती है, गई भैंस पानी में। सो रेमेडी हिंदुओं में, पारसीज में और क्रिश्चियंस में भी अवेलेबल होती है। तो अगेन इस लेक्चर में कुछ नया नहीं था, इट वॉज ऑल ओल्ड। तो चलिए, बहुत बड़ा चला ये टॉपिक, मैट्रिमोनियल राइट्स वगैरह पढ़ चुके थे हम लोग, इसमें कोई क्वेरी तो नहीं किसी की? चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है पूरी तरह से समाप्त।